हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप लोग देखते होंगे अक्सर कि हमारे फ़ोन में जब भी किसी का कॉल आता है और अगर वह कॉल जो आ रहा है उसका नंबर हमारे पास पहले से सेव नहीं है, तो उसमें हमें केवल नंबर ही दिखाई देता है, उस व्यक्ति का नाम नहीं दिखाई देता। ठीक? तो एक समस्या ये हो सकती है कि जो नंबर हमारे पास सेव नहीं है, हम उस नंबर को पहचान नहीं पाते कि वह नंबर हमारे किसी परिचित व्यक्ति का है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कोई टेली मार्केटिंग या फिर किसी तरह के प्रमोशन के लिए हमें कॉल कर रहा है, किसी तरह का क्रेडिट कार्ड देना चाहता है या किसी तरह की बैंकिंग लोन या और भी ऐसी कई सारी सुविधाएं हो सकती हैं जिसे वो देना चाह रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उन कॉल्स को उठाने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में वो कॉल्स भी हमसे छूट जाती हैं जो हमारे किसी काम की हो सकती हैं। ऐसे में ट्राई ने एक प्रस्ताव दिया है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति कॉल करेगा उसका नाम वहां पर लिख करके आएगा। इसी पूरे प्रस्ताव पर क्या प्रस्ताव है, किस तरह के उन्होंने मॉडल पेश किए हैं, आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है, क्या अब मोबाइल फोन पर आएगा अनजान कॉल करने वाले का नाम। तो ट्राई का यह प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव किस तरह से कार्य कर सकता है, किस तरह के प्रमुख मुद्दे शामिल हैं, किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं, बात करेंगे। न्यूज आई है, ट्राइज प्रपोजल टू हेल्प कॉलर्स आइडेंटिफाई स्पैमर्स। यानी ट्राई ने जो प्रपोजल दिया है उसका उद्देश्य जो भी स्पैमर हैं, जो भी इस तरह के कॉल करते हैं, उनको पहचानना है। ठीक है, तो चर्चा क्यों की गई है इस पर थोड़ी सी बात और कर लेंगे। उद्देश्य क्या है, प्रस्तावित मॉडल किस तरह से दिए हैं, उन्होंने बेसिकली 4 मॉडल का जिक्र किया है। उन चारों को एक बार देख लेंगे, क्या अंतर है, किस तरह से बनाया जाना है, चैलेंजेस क्या है इसके सामने, निजता का मुद्दा किस तरह से जुड़ता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक प्रश्न जो कि मेंस में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये जो विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत पूछा जा सकता है, खासतौर से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो विषय आते हैं उसमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो चर्चा क्यों की जा रही है इसको समझे। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, उन्होंने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की संभावित शुरुआत से जुड़ी हुई बात कही है। यहाँ इस शब्द को ध्यान से एक बार देख लीजिए। CNAP, C से कॉलिंग, NA से नेम, P से प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे यही नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की संभावित शुरुआत की बात कही है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास कोई कॉल आ रही है, अगर नंबर सेव हो या ना हो, वहां पर उस व्यक्ति का नाम आना चाहिए जिसके नाम से वह नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई टिप्पणियों के लिए इन्होंने एक परामर्श पत्र जारी किया है 29 नवंबर को कि किस किस तरह से इस मॉडल को बनाया जा सकता है। तो कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी मिलेगी, जो व्यक्ति कॉल कर रहा है। ऐसे कई सारे ऐप्स वर्तमान में हमारे फोन में इंस्टॉल होते हैं, नहीं भी होते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे एक ऐप का नाम है ट्रू कॉलर, दूसरा है भारत कॉलर आईडी, तीसरा है एंटी स्पैम। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें किसी कॉल करने वाले के बारे में अक्सर जानकारी मिल जाती है और लगभग वह जानकारी सही होती है। ठीक, तो ये थर्ड पार्टी ऐप्स है जिनका उपयोग आप अपने फोन में करते हैं, लेकिन इनके उपयोग पर एक तरह की समस्या है कि ये आपके ही फोन में इंस्टॉल होने के बाद कई तरह की परमिशंस मांगते हैं और परमिशंस लेने के बाद आपके ही डेटा से, आपके ही कॉन्टैक्ट से उन नंबर पर जो दर्ज नाम है उनको सेव कर लेते हैं। एक तरह से ऐसी प्रक्रिया देखी जाती है। तो जब इनके पास जो डेटा मौजूद होता है वहां पर आपके द्वारा परमिशन दिया जाना आपके या किसी व्यक्ति के निजी डेटा को एक तरीके से चैलेंज लग सकता है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है। कई लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनका निजी डेटा वे साझा नहीं करना चाहते। ऐसे में ट्राई के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव लाया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए किसी तरह के अनजान या स्पैम कॉलर्स द्वारा जो कॉल की जाती है, लोगों को कई बार फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं, लोगों से पैसा वसूल लिया जाता है, कई बार धोखेबाजी हो जाती है। तो इसको कैसे रोका जाए इस पर प्रयास किया जा रहा है। तो जो परामर्श पत्र उन्होंने जारी किया है उसमें 27 दिसंबर तक उन्होंने टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। क्या उद्देश्य हो सकता है, कुछ के बारे में आप समझ गए होंगे अभी तक। जैसे कि वर्तमान में जो तकनीक हमारे पास मौजूद है, तो जो हैंडसेट पर कॉल आती है तो उसमें नंबर दिखाई देता है, अगर वह नंबर सेव नहीं है तो कॉल करने वाले का नाम और पहचान पता नहीं लगती। ऐसे में जो अपंजीकृत टेली मार्केटर्स होते हैं वो लोग कॉल करते रहते हैं। कई बार हम ये सोच के कॉल अवॉइड कर देते हैं कि ऐसे ही किसी व्यक्ति का कॉल आ रहा होगा। ऐसे में कई बार हमारी व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण कॉल भी छूट जाती हैं। एक ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं रोबो कॉल के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक फंक्शन के तौर पर किया गया कॉल
एक तरीके से आईटी की सुविधा का इस्तेमाल करके, जहां पर कॉल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और उसमें एक प्री रिकॉर्डेड संदेश होता है जो किसी भी सुनने वाले को सुनाया जाता है। वो किसी से भी संबंधित हो सकता है, किसी भी तरह की जानकारी हो सकती है, मार्केटिंग या प्रमोशन हो सकता है। तो स्पैम कॉल और धोखाधड़ी के जो भी कॉल हैं उनको रोकने और पहचानने के लिए इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है, यही इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अगर आप कुछ सर्वे को देखेंगे, कुछ डेटा को देखेंगे कि कितने लोग इस तरह की स्पैम कॉल से परेशान है या फिर उनके पास आती है, तो कम्युनिटी रिसर्च प्लेटफॉर्म है, उसका एक सर्वे है जहां पर पता चला कि 64% उत्तरदाताओं ने बताया कि हर दिन कम से कम 3 स्पैम कॉल्स उनके पास आती हैं और लगभग 95% के पास डीएनडी पर पंजीकृत होने के बावजूद भी ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। तो 2021 का ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट जो इन्होंने जारी किया था, इससे पता चला कि हर महीने प्रति उपयोगकर्ता के पास जो स्पैम कॉल आती है उनकी औसत संख्या 16.8 के आसपास है। और इसमें जो लोग शामिल हैं, केवल अगर आप एक महीने का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या शामिल है। केवल अक्टूबर महीने के डेटा के मुताबिक 3.8 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं। तो ट्रू कॉलर में क्या होता है कि जो भी कॉल आ रहा है, अगर उसका नाम वहां पर उपलब्ध है तो आपके पास वो प्रदर्शित हो जाता है। इसके अलावा वर्तमान में जो स्पैम कॉल है उनको चिन्हित करने के लिए कुछ फोन्स में इनबिल्ट फीचर्स आते हैं, लेकिन हर तरह के फोन में नहीं आते। जैसे कि एप्पल फोन में साइलेंस अननोन नंबर्स नाम से एक फीचर आता है, जिसको अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपके पास जो भी इस तरह के कॉल आएंगे वो अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। तो ऐसे में एक संभावना ये बनती ही है कि जो कॉल अननोन के रूप में आया वो हो सकता है किसी के आपके परिचित व्यक्ति का रहा हो, वो भी छूट सकता है। तो थर्ड पार्टी एप्स भी कुछ ऐसे आते हैं जो इस तरह के कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। लेकिन ट्राई का कहना है कि जो क्राउड सोर्स डेटा यहाँ पर मौजूद है या फिर इस तरह के एप्स मौजूद है, कई सारे हैं, वो विश्वसनीय नहीं है। किसी भी तरह के यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो उन्होंने कुछ मॉडल प्रस्तावित किए हैं जिनका उपयोग करके आने वाले समय में एक ढांचा बनाया जा सकता है, या फिर इन 4 मॉडल के तहत इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। तो पहले मॉडल पर बात करें तो दूरसंचार सेवा प्रदाता, यहाँ पर टीएसपी का मतलब है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, द्वारा ग्राहकों का एक सीएनएपी डेटाबेस बनाया जाए और इसका संचालन किया जाए। यानी कि जो भी लोग सिम लेते हैं, जिसके नाम से सिम रजिस्टर्ड है, वो उनका एक डेटाबेस बना करके रखें, ठीक है। तभी तो पता चल पाएगा कि कौन सा व्यक्ति कॉल कर रहा है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह से हो सकती है। तो कॉलर जो कॉल कर रहा है उसका सर्विस प्रोवाइडर डेटा उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को कॉल की। अब ये कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एयरटेल का, और पर्सन बी के पास है जियो, ठीक। तो ये जो एयरटेल वाला नेटवर्क है, ये तो इसके पास जितने भी लोगों का रजिस्टर्ड सिम कार्ड है, जितने लोगों ने एयरटेल की सर्विस ले रखी है, उनका नाम एक तरीके से उसका डेटा बनाना है और अपने पास रखना है। तो जो कॉल रिसीव कर रहा है यानी कि पर्सन बी, इसके पास ये डेटा इसके सर्विस प्रोवाइडर के पास आएगा, ये इसको देख पाएंगे, ठीक। और फिर उसका जो नाम है कि कौन कॉल कर रहा है, इनके फोन में दिख जाएगा कि ये पर्सन कॉल कर रहा है, ठीक। इसमें जो इंटरमीडिएट नेटवर्क नोड है उनको अपग्रेड करना जरूरी होगा, ऐसा ट्राई का मानना है कि बीच का जो लिंक है वो काफी फास्ट रहे ताकि सर्विस स्लो ना हो। ये था पहला मॉडल। दूसरा मॉडल क्या कहता है, कॉलर का सर्विस प्रोवाइडर सीएनएपी डेटा उपलब्ध करेगा। ये भी कुछ वैसा ही, अभी कुछ अंतर देखेंगे। यानी पर्सन ए कॉलर है, पर्सन बी रिसीवर है जिसके पास कॉल आ रहा है। तो पर्सन ए का सर्विस प्रोवाइडर यानी वही एयरटेल, फिर से उदाहरण लेते हैं, डेटा उपलब्ध कराएगा। अब रिसीवर का जो ऑपरेटर है, कॉल सेवा के प्रदाता के सीएनएपी डेटा तक इसको पहुंच दे दी जाएगी, यानी कि इसको इसके डेटा तक ऑटोमेटिकली पहुंच हो गई, ठीक। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर पोर्ट लोग करा लेते हैं उसका डेटा भी ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालक तीसरा पक्ष बनाया जाएगा। यानी जो डेटा है वो किसी थर्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें सभी तरह के डेटा मौजूद होंगे। तो जिसको आवश्यकता होगी वो इसका उपयोग करेगा और इससे अथॉरिटी की परमिशन लेगा, ठीक। तो एक नए ग्राहक का नामांकन या मौजूदा ग्राहक जिसका नंबर निष्क्रिय किया गया है वो इस डेटाबेस के साथ अपडेट कराना पड़ेगा। मान लीजिए पर्सन ए के नाम पर कोई सिम रहा होगा, कोई नंबर रहा होगा, कल को वे उस सिम का उपयोग करना बंद कर देते हैं और वो नंबर किसी नए व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो फिर इनका नाम ना शो करे, इसलिए ये बात कही गई है। दूसरा, जो भी नए नामांकन आएंगे उनका डेटा भी यहाँ पर होना चाहिए।
अभी जो तीसरा मॉडल है, इसी मॉडल को कुछ समय पहले 2018 में दूरसंचार विभाग ने कुछ ऐसा ही एक मॉडल परिकल्पित किया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि केंद्रीय स्तर पर एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी और फ्रॉड, किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल और मैनेजमेंट के लिए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक टेलीकॉम एनालिटिक्स बनाया जाएगा। ठीक, तो जो तीसरा मॉडल है वो आपका 2018 में जो एक मॉडल एक तरीके से अपनाया जा रहा था उसके समान है। अब आते हैं चौथे मॉडल पर। यहाँ पर क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका CNAP डेटाबेस होगा। ठीक, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो पर्सन ए को सर्विस दे रहा था, इसका डेटाबेस। ठीक, और इसके साथ ही एक थर्ड पार्टी द्वारा बनाया गया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी होगा। अब इसकी एक कॉपी इनके पास होगी और इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक, तो जब किसी व्यक्ति का कॉल आएगा तो मान लीजिए ये जो है पर्सन बी को कॉल कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस इनका है, एक डेटाबेस इनका है, तो दोनों से ही क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो डेटाबेस में नाम मौजूद है वो सही है या नहीं है। तो चौथा एक मॉडल ये यहाँ पर बनाया गया है। चलिए, अब चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि इस तरह का जब मॉडल बनाया जाएगा तो उसमें जो कॉल्स की जा रही हैं उनके बीच में लगने वाला समय, जिसे लेटेंसी कह सकते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उसको कम रखना जरूरी है। इसके अलावा ये जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी की भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ताकि जो डेटा का स्थानांतरण है वो आसानी से हो सके और किसी एक यूज़र के फ़ोन से की गई कॉल का जो विवरण है, जो उसका नाम है, वो किसी दूसरे यूज़र तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो पहला और जो चौथा मॉडल है उसके लिए तो बाहरी संस्थाओं के साथ समन्वय की आवश्यकता नहीं दिखती, इसलिए इसका कह सकते हैं कि स्पीड इसकी तेज होगी अगर इस मॉडल को अपनाया जाता है। तीसरे मॉडल की अगर बात करेंगे तो तीसरे मॉडल में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए जाने की बात है, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अब एक समस्या ये भी आएगी कि जो 4G या 5G जैसे तेज नेटवर्क हैं वो तो तेज होंगे, लेकिन जो 2G या 3G जैसे नेटवर्क हैं वो हो सकता है कुछ धीमे हों। तो यहाँ पर एक चैलेंज आएगा कि ये कैसे फास्ट होंगे। इसके अलावा जो स्मार्टफोन है वहाँ पर तो ठीक है, आप यूज़ कर पाएंगे इस तरह की सर्विस। जो फीचर्ड फ़ोन है, सामान्य फ़ोन, उनमें क्या इस तरह की सुविधा मिल पाएगी? तो इसके लिए भी ट्राई ने बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे इस बारे में कहा है कि इस तरह की सुविधा को वो देखें। सरकार ने भी ट्राई से कहा है कि इस तरह की व्यवस्था को देखना चाहिए। अब आता है इसमें निजता का मुद्दा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को जो कॉल किया, अगर पर्सन ए नहीं चाहते कि इनका जो नाम है पर्सन बी के पास जाए तो इनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको खतरा हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी कॉल्स होते हैं जहां पर कोई व्यक्ति को इस तरह की सूचना देना चाहता है जो किसी भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध जैसी स्थितियों में अगला व्यक्ति लिप्त हो उसके बारे में, तो उसे हम विसल ब्लोअर के तौर पर जानते हैं, उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा किसी तरह के कर्मचारी द्वारा अगर ऐसी बात बताई जाती तो उसको परेशान किया जा सकता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो कुछ बेसिक बातें हैं चिंता के रूप में जो उभरी है। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए पर्सन ए ने कर रखा है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ठीक, जो इनका सर्विस प्रोवाइडर है कि डेटा आपके साथ शेयर किया गया है, तो ये किसी अगले पर्सन के साथ या अगली पार्टी के साथ किस तरह से उस डेटा को शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की भी बात आई है, जहां पर किसी तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा करने के जो मुद्दे हैं वहां पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी दिखाई देती है। तो इस पर भी ध्यान देना होगा कि इसको कैसे दुरुस्त कर पाएंगे, इस तरह के चैलेंजेस को देखना होगा। चलिए निष्कर्ष पर आते हैं। तो पहले जो टेलीमार्केटर्स या प्रमोशनल नंबर उनके जो होते थे वो पंजीकृत होते थे, यानी कि अगर कोई टेलीमार्केटर आपको कॉल करेगा तो आपके फ़ोन में उसका नाम लिख करके आ जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी से कोई कॉल आया है, उसमें लिख करके आ गया मान लीजिए सैमसंग, ये ठीक है, या फिर किसी और कंपनी का। लेकिन अब ये इस तरह के जो काम है, कई सारे जो फ्रॉड कॉल करने वाले हैं देखने को मिलता है कि वो इस तरह के काम आउटसोर्स कर देते हैं, यानी किसी पर्सन को कोई सिम दे दी, एक फ़ोन दे दिया। अब जब वो आपको कॉल करेंगे तो वो जो नंबर है ना रजिस्टर्ड है प्रमोशनल नंबर के रूप में, सीधे एक टेलीफोन नंबर के रूप में आपके सामने आएगा। तो ये जो चैलेंजेस है इनको ठीक करना होगा ताकि स्पैमर्स की सही पहचान हो सके और वहां पर जो नाम आएगा एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा व्यक्ति कॉल कर रहा है। तो इसमें ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। डिजिटल साक्षरता में निवेश करना जरूरी है ताकि जो लोग इस तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट वो इतने जागरूक हों कि उनको पता चल सके कि किस तरह का फ्रॉड या फिर किस तरह की धोखेबाजी या धोखाधड़ी उनके साथ हो सकती है। तो डिजिटल साक्षरता में सरकार द्वारा निवेश करना जरूरी है।
इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी और स्पूफिंग जैसे खतरों के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। स्पूफिंग का मतलब हुआ कि कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस बनाना जो असली की तरह दिखाई देते हो लेकिन वो है नकली, और आपके फ़ोन का डेटा चोरी कर रहे हो, या फिर किसी तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दें। ऐसे में ट्राई के द्वारा दिया गया यह प्रस्ताव अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आज का प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन में कॉल करते समय कॉलर की जानकारी से जुड़ा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का प्रस्ताव क्या है? इससे निजता के मुद्दे किस तरह प्रभावित होंगे? चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में आप इसको फ्रेम करने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।